बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शांत गांव सूरजपुरा में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ अपनी पत्नी कविता, बेटे अर्जुन और बेटी नंदिनी के साथ साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जी रहा था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता और अपने परिवार की हर जरूरत पूरी करता था। घर में इन दिनों खुशियों का माहौल था, क्योंकि नंदिनी की शादी तय हो चुकी थी। पूरा घर तैयारियों में लगा हुआ था। एक सुबह रघुनाथ ने अर्जुन को आवाज दी। अर्जुन बेटा सुनो, मैं और तुम्हारी माँ नंदिनी की शादी का निमंत्रण देने तुम्हारे ननिहाल गांव जा रहे हैं। शाम तक लौट आएंगे। तब तक तुम घर और बहन का ध्यान रखना। पिताजी आप क्यों जा रहे हैं? अगर कहे तो मैं चला जाता हूँ। बेटा, हमारे घर की पहली शादी है। हम दोनों खुद जाकर निमंत्रण देंगे तो सम्मान बना रहेगा। तुम चिंता मत करो। ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे। सुबह धीरे धीरे शाम में बदल गई। आसमान में अंधेरा छा गया, लेकिन रघुनाथ और कविता अभी तक वापस नहीं लौटे। अर्जुन और नंदिनी दरवाजे पर खड़े राह देख रहे थे। तभी अचानक गांव का एक आदमी हाफता हुआ उनके पास आया। अर्जुन, बहुत बुरा हो गया। जिस बस से तुम्हारे माता पिता लौट रहे थे वो गहरी खाई में गिर गई, और खबर है कि उस हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा। इतना सुनते ही अर्जुन और नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुनिया जैसे एक पल में उजड़ गई। दोनों भाई बहन फूट फूट कर रोने लगे। कुछ दिनों बाद अंतिम संस्कार की रस्में पूरी हुईं। घर में अब सन्नाटा था। हंसी की जगह खामोशी ने ले ली थी। 4 दिन बाद उनके चाचा महेश ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, बेटा, अब तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। तुम्हारे माता पिता का सपना था कि नंदिनी की शादी धूमधाम से हो। तुम्हें उनका सपना पूरा करना होगा, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर नंदिनी की शादी पूरे सम्मान और धूमधाम से करेंगे। ये रिश्ता किसी भी हालत में टूटने नहीं देंगे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें मजबूरी के साथ जिम्मेदारी की चमक भी थी। उसे नहीं पता था कि आगे उसकी जिंदगी किस मोड़ पर जाने वाली है। दूर खड़ी महेश की पत्नी सुनीता ये सब सुन रही थी। ये बाहर खड़े खड़े क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप? शादी करोगे किस पैसों से? क्या हमारे घर में खजाना दबा है? जितना कमाते हैं मुश्किल से घर चलता है, और आप है कि आगे आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठा रहे हैं। भाग्यवान, वो कोई पराया नहीं है। वो मेरे सगे भाई का बेटा है। आज उसका बुरा समय है तो क्या मैं मुंह मोड़ लूं? अगर हम ही साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? सुन लीजिए, मुझे ये सब मंजूर नहीं। अगर आपने उनकी मदद करने की जिद की तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर मत कहिएगा कि बताया नहीं। इतना कहकर वो अंदर चली गई। महेश कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे चलकर अर्जुन के पास आकर बैठ गया। उसने थोड़ी झिझक के साथ कहा, बेटा, तुम्हारी चाची की माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। हमें तुरंत गाँव जाना पड़ेगा। कुछ दिन लग सकते हैं। कोई बात नहीं चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए। आप चाची को लेकर तुरंत निकल जाइए, यहाँ सब मैं संभाल लूंगा। महेश ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में मजबूरी थी। कुछ ही देर बाद वे दोनों वहां से चले गए। दिन गुजरने लगे। घर में अब अर्जुन और नंदिनी ही थे। जिम्मेदारियों का बोझ अर्जुन के कंधों पर और भी भारी होता जा रहा था। उधर लड़के वालों के घर में अलग ही चर्चा चल रही थी। नंदिनी की होने वाली सास कमला देवी अपने पति से बोली, सुनते हो जी, मुझे लगता है हमने अपने बेटे की शादी तय करते वक्त थोड़ा कम दहेज मांग लिया। मेरी एक रिश्तेदार कह रही थी कि अगर शादी उनके जान पहचान में होती तो इससे भी ज्यादा दहेज मिल सकता था। क्या आपको नहीं लगता कि हमने जल्दबाजी कर दी? भाग्यवान, अब ये बातें करने से क्या फायदा? रिश्ता तय हो चुका है। समाज में हमारी इज्जत का सवाल है। कमला देवी की आंखों में लालच की चमक थी। कमला देवी धीरे से मुस्कुराई और बोली, सुनिए जी, मेरे पास एक तरकीब है। जिस दिन नंदिनी के पिताजी दहेज लेकर आए थे उस दिन अर्जुन तो घर पर था ही नहीं। हम उसे कह देंगे कि उसके पिताजी ने 30,000 नहीं, सिर्फ 10,000 ही दिए थे। बाकी 20,000 शादी से पहले देने का वादा किया था। बात तो तुम्हारी ठीक है। यही मौका है उनसे और पैसे निकलवाने का। कल ही मैं अर्जुन के घर जाता हूँ। अगली सुबह नंदिनी का होने वाला ससुर धनराज अर्जुन के घर पहुंचा। अरे बेटा अर्जुन, कैसे हो? अर्जुन ने आदर से उन्हें अंदर बैठाया। मैं बहुत दिनों से आने की सोच रहा था, लेकिन जो हादसा हुआ उसके बाद शादी की बात छेड़ना ठीक नहीं समझा। पर कभी ना कभी तो हमें आगे बढ़ना ही होगा।
अब घर के बड़े तुम ही हो, तो जरूरी बातें तुमसे ही करनी होंगी। जी, आप खुलकर कहिए। वो क्या है ना बेटा, जब तुम्हारे पिताजी दहेज देने आए थे तो उन्होंने केवल 10,000 रुपए ही दिए थे, बाकी 20,000 शादी से पहले देने का वादा किया था। आप क्या कह रहे हैं? मेरे पिताजी ने तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। बेटा, तुम उस समय यहाँ नहीं थे, शायद उन्होंने तुम्हें बताने का मौका नहीं पाया, लेकिन जो तय हुआ था वही निभाना पड़ेगा। अब बाकी के 20,000 रुपए तुम्हें देने होंगे। बेटा, हमारे कुछ रिश्तेदार तो इससे भी ज्यादा दहेज देने को तैयार थे, लेकिन हमने उनकी बात ठुकरा कर तुम्हारे घर रिश्ता किया। उम्मीद है तुम हमारा मान रखोगे। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करके 20,000 रुपए का इंतजाम कर दूंगा, बस मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर धनराज वहां से चला गया। दरवाजा बंद होते ही नंदिनी बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। भैया, मैं ये शादी नहीं करूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? आप इतने पैसे का इंतजाम कैसे करेंगे? अब माँ बाप भी हमारे साथ नहीं है। मैं चली जाऊंगी तो आप अकेले पड़ जाओगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं शादी नहीं करना चाहती। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम क्यों इतना फिक्र कर रही हो? मैं सब संभाल लूंगा। माता पिता की आखिरी इच्छा थी कि तुम्हारी शादी धूमधाम से हो। अगर तुमने ही मना कर दिया तो उनका सपना अधूरा रह जाएगा। और क्या तुम उन्हें खुश नहीं देखना चाहती? अगर मैं तुम्हारी शादी अच्छे से नहीं कर पाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नंदिनी चुप हो गई, लेकिन उसका मन अभी भी अशांत था। अगली सुबह अर्जुन खेत की ओर निकल पड़ा। उसने ठान लिया था वो दिन रात मेहनत करेगा और पैसों का इंतजाम करेगा। लेकिन जैसे ही वो हल उठाकर खेत में उतरा, गांव का जमींदार धनीराम चौधरी वहां आ गया। रुको अर्जुन, तुम इस जमीन पर खेती नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं आप धनीराम जी? ये जमीन मेरी है, मैं अपनी ही जमीन पर खेती नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब? मतलब साफ है, ये जमीन अब तुम्हारी नहीं रही। अब ये मेरी है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? होश में तो है ना आप? ये जमीन मेरे पिता की थी और अब मेरी है। मैं तो पूरे होश में हूँ। लगता है अपने माँ बाप को खोने के बाद तुम ही होश खो बैठे हो। मेरी जमीन पर खड़े होकर मुझसे बहस कर रहे हो। ये आपकी जमीन कैसे हो गई? साफ साफ बताइए। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बहन की शादी के लिए मुझसे पैसे लिए थे और बदले में ये जमीन बेच दी। अब ये जमीन कानूनी तौर पर मेरी है। ये झूठ है। मेरे पिताजी ने कभी आपसे पैसे नहीं लिए। अगर उन्हें जरूरत होती तो वो जमीन गिरवी रखते, बेचते नहीं। और सबसे बड़ी बात, वो मुझसे कुछ नहीं छिपाते थे। अगर ऐसा होता तो जरूर बताते। ये नाटक मेरे सामने मत करो। जमीन अब मेरी है। इन कागजों पे साफ लिखा है कि मैं ही मालिक हूँ। तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं। अब यहाँ से निकल जाओ। धनीराम, तुम मेरे माता पिता के गुजरने का फायदा उठा रहे हो। अगर सच में जमीन तुम्हारी है तो सबूत पंचायत के सामने रखो। मैं भी सच्चाई लेकर आऊंगा। मैं तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ूंगा। जाओ, जहां जाना है जाओ। अब जमीन मेरी है और मेरी ही रहेगी। तुम कुछ भी कर लो, मैं इसे वापस नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे पिता को पैसे दे चुका हूँ। अर्जुन का खून खौल उठा। वो तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही नंदिनी ने पूछा, भैया आप इतनी जल्दी लौट आए और आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं, क्या हुआ? नंदिनी, लोग हमारे माँ बाप के गुजरने का फायदा उठा रहे हैं। वो धनीराम कह रहा है कि जमीन अब उसकी है। कहता है पिताजी ने उससे पैसे लेकर जमीन बेच दी। क्या? लेकिन पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर ऐसा होता तो हमें जरूर बताते। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। पिताजी उस जमीन को कभी नहीं बेच सकते। वो जमीन दादाजी के समय से हमारे पास है, उपजाऊ है। वही तो हमारी जिंदगी का सहारा है। भैया अब हम क्या करेंगे? वो जमीन वापस कैसे लेंगे? घर में जमीन के असली कागजात होंगे, तुम जाकर ढूंढो। जैसे ही मिले मुझे दे देना। मैं अभी सरपंच जी के पास जाता हूँ। नंदिनी अंदर गई। कुछ देर बाद वो घबराई हुई बाहर आई। भैया कागजात नहीं मिल रहे। मैंने पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं नहीं है। क्या कह रही हो? कागजात घर में ही थे, कहाँ जा सकते हैं? पता नहीं, कहीं चोरी तो नहीं हो गए। घर में सन्नाटा छा गया। अर्जुन के मन में शक की एक चिंगारी जली। क्या ये सिर्फ संयोग है या कोई पहले से ही सब योजना बनाकर बैठा था? भैया अगर कागजात नहीं मिले तो हम पंचायत में कैसे साबित करेंगे कि जमीन हमारी है? तुम चिंता मत करो, कागजात नहीं है तो क्या हुआ? पूरा गांव जानता है कि जमीन हमारी है। मैं भी सरपंच जी के पास जाता हूँ। गांव के चौपाल में पंचायत बैठी। चारों तरफ गांव वाले इकट्ठा थे। बीच में सरपंच जी और सामने अर्जुन और धनीराम खड़े थे। धनीराम आत्मविश्वास से बोला, सरपंच जी, आपका समय व्यर्थ किया जा रहा है। वो जमीन अब अर्जुन की नहीं, मेरी है। उसके पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए मुझसे पैसे लिए थे और बदले में जमीन बेच दी थी। ये झूठ है सरपंच जी, मेरे पिता ने कभी जमीन नहीं बेची। ये हमारे माँ बाप के गुजरने का फायदा उठा रहा है। शोर मत करो, पंचायत बिना सबूत के फैसला नहीं करेगी। तुम दोनों अपने अपने पक्ष में सबूत पेश करो। धनीराम मुस्कुराया। उसने कागज निकाले और आगे बढ़ाया। मेरे पास सबूत है, ये रहे जमीन के कागजात। इन पर साफ लिखा है कि जमीन मेरे नाम की गई है। सरपंच ने कागज ध्यान से पढ़े। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। कागजों में साफ लिखा है कि तुम्हारे पिता ने ये जमीन धनीराम को बेच दी है। ये नहीं हो सकता सरपंच जी, ये झूठ है। मेरे पिता ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप मेरा विश्वास कीजिए। इसे क्या पता, उस समय ये यहाँ था ही नहीं। अगर उसके पिता ने इसे नहीं बताया तो उसमें मेरा क्या दोष? जमीन अब मेरी है। अर्जुन, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि जमीन तुम्हारी है? तुम्हारे पास असली कागजात हैं? नहीं सरपंच जी, घर में कागजात थे
लेकिन अब नहीं मिल रहे। मुझे शक है कि वो चोरी हो गए। देखा आपने सरपंच जी, इसके पास कोई सबूत नहीं है, अब बहाने बना रहा है, झूठ पर झूठ बोल रहा है। कुछ गांव वाले सिर हिलाने लगे। सरपंच ने गंभीर स्वर में फैसला सुनाया। सबूत के आधार पर पंचायत ये निर्णय देती है कि जमीन अब धनीराम की मानी जाएगी, क्योंकि उसके पास जमीन के वैध कागजात मौजूद हैं। उन कागजों में साफ लिखा है कि अर्जुन के पिता ने जमीन बेच दी थी, इसलिए अब अर्जुन का उस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे एक ही दिन में उसकी पूरी दुनिया छिन गई। उधर धनीराम के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। घर जाकर धनीराम कहता है, ये हुई ना बात, मानना पड़ेगा मेरे दिमाग को। देखा मीना, कितनी आसानी से मैंने अर्जुन की जमीन हड़प ली। उसके पिता ने मुझसे कभी 1 रुपया भी नहीं लिया था। अपने आप को बड़ा स्वाभिमानी समझता था। कब से मेरी नजर उस उपजाऊ जमीन पर थी। कई बार मोटी रकम देने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया। कहता था जमीन मेरे बाप दादाओं की निशानी है, मुझे वो जमीन हर हाल में चाहिए थी। और किस्मत ने मौका दे दिया। दोनों के गुजरते ही खेल आसान हो गया। मैंने बड़ी चालाकी से उसके घर से असली कागजात गायब करवाए और नकली कागजात बनवाकर पटवारी को पैसे खिलाकर जमीन अपने नाम करवा ली। बेचारा अर्जुन एक भी सबूत नहीं जुटा पाया। अब वो लाख कोशिश कर ले, जमीन मुझसे नहीं ले सकता। मेरा सालों पुराना सपना पूरा हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। भैया अब हम क्या करेंगे? हमारी कमाई का एक ही सहारा था, वो जमीन। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता मत करो नंदिनी, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। भगवान सब देख रहे हैं। दिन गुजरते गए। एक रात अचानक खबर आई, धनीराम के बड़े कारखाने में भीषण आग लग गई। लपटें आसमान तक उठ रही थी। गांव वाले दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। सुबह तक कारखाना लगभग जलकर खाक हो चुका था। धनीराम सिर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? इस कारखाने के लिए मैंने बड़े बड़े व्यापारियों से कर्ज लिया था, अब उन्हें पैसे कहां से लौटाऊंगा? कुछ दिनों बाद उसके घर एक व्यापारी आया। नाम था विजय सिंह। वह सख्त आवाज में बोला, बहुत दिन हो गए, अब मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं इंतजार करने नहीं आया हूँ। विजय जी, आप जानते हैं मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। कारखाने में आग लग गई, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ा वक्त दीजिए। नुकसान हुआ है ये मुझे पता है, लेकिन उसमें मेरा क्या कसूर? मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी। बस कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। मोहलत? तुम पर भरोसा कर लूं? अगर कल को तुम मुकर गए तो? नहीं, अगर वक्त चाहिए तो मेरे पास कुछ गिरवी रखना होगा, तभी मैं इंतजार करूंगा। धनीराम बेचैन होकर सोचने लगा। अगर मैंने कुछ गिरवी नहीं रखा तो विजय सिंह नहीं मानेगा। अपनी असली जमीन तो मैं दे नहीं सकता। एक काम करता हूँ, अर्जुन की जो जमीन मैंने चालाकी से अपने नाम करवाई है उसी के कागज दे देता हूँ। वैसे भी वो जमीन अब कानूनी तौर पर मेरी ही है। ठीक है विजय जी, मैं अपनी एक जमीन आपके पास गिरवी रख देता हूँ। अभी कागजात लाकर देता हूँ, आप कुछ दिनों तक इंतजार कर लीजिए। ठीक है, लेकिन याद रहे वक्त ज्यादा नहीं दूंगा। धनीराम अंदर गया और वही जमीन के कागज लाकर विजय को दे दिए। विजय ने कागज संभाले और वहां से चला गया। कुछ दिन बाद धनीराम के मजदूर खेत में काम करने पहुंचे। तभी अचानक विजय सिंह वहां आ गया। उसने जोर से आवाज लगाई, रुको, तुम लोग यहाँ काम नहीं कर सकते। क्यों सेठ जी? हम यहाँ रोज काम करते हैं। क्योंकि ये जमीन अब तुम्हारे सेठ धनीराम की नहीं, मेरी है। उसने मुझे ये जमीन बेच दी है, अब इस पर उसका कोई अधिकार नहीं। निकलो यहाँ से। लेकिन हमारे सेठ जी ने तो हमें कुछ नहीं बताया। जमीन का सौदा कब हुआ? वो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। अपने सेठ से जाकर पूछो, और आइंदा मेरी जमीन पर कदम मत रखना। मजदूर तुरंत भागते हुए धनीराम के पास पहुंचे। एक मजदूर हांफते हुए बोला, सेठ जी, विजय सिंह खेत पर आया था, कह रहा था जमीन अब उसकी है, हमें भगा दिया। ये सुनते ही धनीराम आग बबूला हो गया। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? मैंने जमीन गिरवी रखी थी, बेची नहीं थी, और वो खुद को मालिक बता रहा है। मैं भी देखता हूँ वो मेरी जमीन कैसे लेता है। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। धनीराम सीधे विजय सिंह के घर पहुंचा। ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने विजय सिंह? सुबह मेरे मजदूरों को काम करने से क्यों रोका? और ये क्या कह रहे थे कि जमीन तुम्हारी है? नाटक? नाटक तो तुम कर रहे हो धनीराम। वो जमीन अब मेरी है। अगर मेरी जमीन पर कोई और मजदूर काम करेगा तो मैं रोकूंगा ही, और तुमने ही तो वो जमीन मेरे नाम की है। झूठे मक्कार, मैंने कब जमीन तुम्हारे नाम की? वो जमीन मेरी है। भला मैं अपनी जमीन तुम्हें क्यों दूंगा? क्योंकि तुमने मुझसे कर्ज लिया था, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए तुमने जमीन मेरे नाम कर दी। अब उस जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी सरपंच जी के पास चलता हूँ, फैसला पंचायत में ही होगा। गांव की चौपाल पर फिर से पंचायत बैठी। धनीराम ऊंची आवाज में बोला, सरपंच जी, विजय सिंह ने धोखे से मेरी जमीन हड़प ली है। वो मेरी जमीन को अपनी बता रहा है। भला मैं अपनी जमीन किसी और को क्यों बेचूंगा? सरपंच जी, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझसे बड़ी रकम उधार ली थी। इसके कारखाने में आग लग चुकी थी, इसे भारी नुकसान हुआ था। पैसे लौटाने के लिए इसने अपनी जमीन मेरे नाम कर दी। कागजात मेरे पास हैं। अब ये लालच में आकर जमीन वापस चाहता है और मेरे खिलाफ झूठी कहानी बना रहा है। साजिश ये रच रहा है, मैं नहीं। ये बहुत बड़ा झूठा है। हम बातों पर नहीं, सबूत पर यकीन करेंगे। जिसके पास पक्के कागजात होंगे, फैसला उसी के पक्ष में होगा। अगर जमीन तुम्हारी है तो सबूत लेकर आओ। ठीक है सरपंच जी, मैं अभी घर से कागजात लेकर आता हूँ। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुछ देर बाद विजय सिंह जमीन के कागजात लेकर आया और सरपंच को सौंप दिए। सरपंच ने ध्यान से पढ़ा, फिर गंभीर स्वर में बोले, धनीराम, इन कागजों में साफ लिखा है कि ये जमीन अब विजय सिंह के नाम है। दस्तावेज पूरे और वैध लग रहे हैं। तुमने ही ये जमीन उसके नाम की है। अब झूठ क्यों बोल रहे हो? ये सुनते ही धनीराम का चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से और घबराहट में चिल्लाया, नहीं, ये सच नहीं है।
मैंने जमीन इसके पास सिर्फ गिरवी रखी थी, नाम नहीं की थी। इसने मेरे साथ वही किया है जो मैंने अर्जुन के साथ किया था। मैंने ऐसे ही अर्जुन की जमीन अपने नाम करवाई थी, पटवारी को पैसे दिए थे, नकली कागजात बनवाए थे और जमीन हड़प ली थी। इसने भी मेरे साथ वही खेल खेला है। गांव वाले दंग रह गए। सरपंच की आवाज गूंज उठी। धनीराम, क्या तुम ये कबूल कर रहे हो कि तुमने अर्जुन की जमीन धोखे से हड़पी थी? उसके पिता ने जमीन तुम्हारे नाम नहीं की थी। धनीराम को अचानक एहसास हुआ उससे बहुत बड़ी भूल हो चुकी थी। वो मन ही मन सोचने लगा। मैंने ये क्या कह दिया? मैं तो खुद ही अपने गुनाह कबूल कर बैठा। लेकिन अब देर हो चुकी थी। विजय सिंह बोला, सरपंच जी, इसने खुद अपने मुंह से सब सच बता दिया है। इसने अर्जुन को धोखा दिया, पटवारी को रिश्वत दी और नकली कागज बनवाए। इसे लगा कि अर्जुन के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, किसी को सच्चाई का पता नहीं चलेगा, और इसी बात का फायदा उठाकर इसने मासूम अर्जुन से उसकी जमीन छीन ली। जबकि सच्चाई ये है कि अर्जुन के पिताजी ने इससे कभी 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया था। अर्जुन के पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन खुद अर्जुन मेरे पास आया और उसने मुझे सारी सच्चाई बताई। तभी मैंने ठान लिया था कि मैं धनीराम को उसके ही जाल में फंसाकर सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। जो इसने अर्जुन के साथ किया वही मैंने इसके साथ किया, ताकि इसे समझ आ जाए कि धोखा देना कितना बड़ा पाप है। अब इसे समझ में आ गया होगा कि बुराई कभी जीत नहीं सकती। सच्चाई को भले ही समय लगे, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो विजय सिंह। धनीराम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने एक अनाथ लड़के के साथ धोखा किया, उसके पिता के गुजर जाने का फायदा उठाया। ये बहुत बड़ा अपराध है। धनीराम, अभी के अभी अर्जुन के सारे जमीन के कागजात उसे वापस करो, और इतने दिनों तक जमीन न होने की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी तुम्हें करनी होगी। हाँ, सही फैसला। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं लालच में अंधा हो गया था। आप जो सजा देंगे मैं स्वीकार करूंगा। आज आपकी वजह से ही मुझे मेरी ज़मीन वापस मिली है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। एहसान किस बात का अर्जुन? तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। क्या मैं अपने दोस्त के बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकता? अब चिंता छोड़ो, अपने खेत में मेहनत करो, खेती करो और आगे बढ़ो। कुछ दिन बाद घर में खुशियों का माहौल था। अर्जुन अपनी बहन सरिता की शादी की तैयारी कर रहा था। उसी दिन लड़के वाले घर आए। अर्जुन कुछ पैसे लेकर आगे बढ़ा, तभी दरवाजे से तेज आवाज आई। रुक जाओ अर्जुन, इन्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। सबने मुड़कर देखा। वो विजय सिंह थे। विजय सिंह ने सख्त आवाज में कहा, अर्जुन के पिताजी ने इन्हें पूरे पैसे दिए थे और मैं खुद वहाँ मौजूद था। ये लोग तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने का फायदा उठाकर तुमसे और पैसे ऐंठना चाहते हैं। घर में सन्नाटा छा गया। अर्जुन हैरानी से बोला, क्या ये सच है? अगर भरोसा नहीं है तो इनसे पूछ लो। बोलो, चुप क्यों खड़े हो? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? लड़के वालों के चेहरे उतर गए। अर्जुन की आवाज अब कठोर थी। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। पैसों के लिए इतना गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमें माफ कर दो अर्जुन, हमसे गलती हो गई। हमारे मन में लालच आ गया था। रिश्ता मत तोड़ो। नहीं, जो लोग पैसों के लिए झूठ बोल सकते हैं वे कभी रिश्ते निभा नहीं सकते। मेरी बहन का रिश्ता ऐसे घर में नहीं होगा। और हाँ, जो दहेज के पैसे मेरे पिताजी ने दिए थे वो अभी के अभी वापस करो। लड़के वाले घबरा गए। अर्जुन ने तंज कसते हुए कहा, उस दिन तो बड़े गर्व से कह रहे थे कि आपके बेटे के लिए लाइन लगी है और हमसे ज्यादा दहेज मिल रहा है, तो वहीं जाइए। मुझे अपनी बहन के लिए ऐसे रिश्ते की कोई जरूरत नहीं। शर्मिंदा होकर लड़के वालों ने पूरे पैसे वापस कर दिए और सिर झुकाकर वहां से चले गए। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने सरिता की शादी एक अच्छे संस्कारी और ईमानदार परिवार में धूमधाम से करवाई। पूरा गांव बारात में शामिल हुआ। सरिता की आंखों में खुशी थी, अर्जुन की आंखों में संतोष। विजय सिंह ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज तुम्हारे पिताजी होते तो बहुत खुश होते। मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव देवपुर में 2 भाई रहते थे, अजय और नितिन। दोनों एक ही मां की संतान थे, लेकिन उनके स्वभाव में दिन और रात का फर्क था। अजय बड़ा भाई था, तेज, चालाक, थोड़ा लालची और बहुत महत्वाकांक्षी। उसे हमेशा जल्दी अमीर बनने की चाह रहती थी। वहीं नितिन छोटा था, शांत स्वभाव का, मेहनती, ईमानदार और बहुत ही सहनशील। उनके पिता हरिराम जी गांव के एक सीधे साधे किसान थे। उन्होंने अपने खेत खलिहान और पुरखों की जमीन बड़ी मेहनत से संभाली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश एक रात अचानक हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उस समय नितिन केवल 17 साल का था और अजय 23 साल का। हरिराम जी के गुजरने के बाद दोनों भाइयों के सामने जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ कमला देवी हर रोज भगवान से प्रार्थना करती थीं कि दोनों बेटे मिलकर काम करें और एक दूसरे का सहारा बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अजय ने तुरंत पिता की जमीन बेचने की बात उठाई। नितिन घबरा गया और बोला, भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? हम भला पिताजी की उस जमीन को कैसे बेच सकते हैं? ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, और भला आशीर्वाद कोई बेचता है क्या? तू नहीं समझेगा छोटे। तुझे क्या लगता है गांव में इस छोटे से खेत से क्या होगा? अगर हम इस गांव में रहे तो गरीबी ही हमारा मुकद्दर बन जाएगी। मैं तो कहता हूँ तू भी मेरे साथ शहर चल,
कोई बड़ा काम करेंगे, मैं बिजनेस करूंगा और तुझे भी किसी अच्छे काम में लगा दूंगा। गांव का घर, खेत सब बेच देते हैं। नहीं भैया, मैं आपके साथ शहर नहीं आ सकता। इस गांव से, यहाँ की मिट्टी से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नितिन को बहुत बुरा लगा। वह खेतों से बहुत जुड़ा हुआ था। उसके लिए वह मिट्टी माँ के आंचल जैसी थी, लेकिन वह विरोध नहीं कर पाया। माँ के आंसू देखकर उसने चुपचाप सिर झुका लिया। अजय ने पिता की आधी जमीन बेच दी और शहर चला गया। नितिन गांव में ही रह गया। जो जमीन बची वहीं उसका संसार बन गई। उसने बैल जोते, खेत जोते, सब्जी उगाई और माँ का ख्याल रखा। शहर में अजय ने पिता की दौलत से व्यापार शुरू किया। शुरुआत में उसने खूब पैसा कमाया। पार्टी, शोहरत, गाड़ियाँ, शहर की चमक दमक में वह पूरी तरह डूब गया। अजय शहर में रियल एस्टेट डीलिंग और प्रॉपर्टी कमीशन का काम करने लगा था। पिता की जमीन बेचकर मिले पैसों से उसने यह काम शुरू किया। शुरुआत में हर सौदा मुनाफे का रहा और यही मुनाफा उसके घमंड की पहली सीढ़ी बन गया। जब भी वह गांव लौटता तो दिखावे के लिए बड़े बड़े कपड़े पहनता, मोबाइल लहराता और नितिन की मेहनत का मजाक उड़ाता। अरे ओ गंवार, तू अभी भी उसी गंदे कीचड़ से सने खेत में घुटनों तक ढंसा हुआ है क्या? तुझे अब भी मिट्टी में ही अपनी किस्मत ढूंढनी है? देख जरा मेरी तरफ। मैं अब शहर में रहता हूँ, ऐसी में बैठता हूँ, चमचमाती गाड़ियों में घूमता हूँ, सूट बूट पहनता हूँ, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता हूँ। और तू अब भी वही पुरानी धोती, वही फटी बनियान, वही गोबर की गंध। मैं तेरे लिए शहर में बढ़िया काम दिला सकता हूँ। तुझे बस ये देहाती छोड़ना होगा। खेत खलिहान भूल जा, धोती उतार, सूट पहन, चल मेरे साथ। तू भी इंसान की तरह जीना सीख जाएगा। यहाँ कीचड़ में पसीना बहाने से अच्छा है शहर में कोई काम कर। वैसे भी तुझे कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं मिलेगा, क्योंकि शहर में मंदबुद्धि लोगों की ज्यादा जरूरत नहीं होती। लेकिन तू मेरा भाई है, इसीलिए मैं तुझे कोई ना कोई काम दिला ही दूंगा। नितिन बस मुस्कुरा देता। उसे अपने खेत की मिट्टी से जो लगाव था वो कोई नहीं समझ सकता था, लेकिन समय सबका हिसाब रखता है। शहर की चकाचौंध ने अजय को पूरी तरह बदल दिया था। वह अब वही पुराना गांव का लड़का नहीं रहा था जो कभी पिता की छड़ी से डरकर खेतों में हल जोतता था। हर 3 महीने में अजय गांव आता, बड़ी गाड़ी में, चमकते कपड़ों में, सुगंधित परफ्यूम की खुशबू में लिपटा हुआ। वह माँ से मिलकर 2 दिन रुकता और फिर नितिन का मजाक उड़ाता। नितिन ने जो आधी जमीन बचाई थी उसी पर मेहनत शुरू की। खेतों में फसलें उगाईं, गाय भैंस पाली। वह दिन भर काम करता, रात में किताबें पढ़ता और धीरे धीरे गांव वालों के बीच उसकी इज्जत बढ़ती गई। जब अजय शहर से खूब कमाई करके गांव लौटा तो उसका रुतबा देखने लायक था। 4 आदमी पीछे पीछे, चमचमाती बाइक, महंगे कपड़े और हर वाक्य में घमंड। गांव में उसके वापस आने की खबर जैसे ही फैली, रिश्तेदार और परिचित उसे अपने अपने घर बुलाने लगे। हर कोई चाहता था कि उसकी बेटी अजय की पत्नी बने। आखिरकार सरपंच हरदेव चौधरी की नजर उस पर पड़ी। उनकी बेटी रिया, एक सुंदर, नखरे वाली, शहरी सपनों से भरी लड़की जो हमेशा महंगी लिपस्टिक और झुमकों में सजी रहती थी। अजय ने माँ से कहा, माँ, देखा तुमने, सरपंच अपनी बेटी से मेरा विवाह करना चाहता है। इसे कहते हैं 5 उंगलियां घी में। सरपंच की बेटी से ब्याह करके तो मैं और भी अमीर हो जाऊंगा, और वह दिखने में भी खूब सुंदर है। मुझे तो पहले दिन से ही पसंद है। अजय को रिया पसंद आ गई। उसे लगा कि ऐसी पत्नी से उसका रुतबा और बढ़ेगा। जल्दी ही दोनों का विवाह हो गया। गांव में कई दिनों तक शादी की धूम रही। ढोल नगाड़े, लाइट, साज सज्जा, सब कुछ किसी राजा महाराजा की शादी जैसा था। उधर नितिन चुपचाप अपने खेत में जुटा रहा। उसकी नजरें आसमान पर नहीं, धरती पर टिकी थीं। माँ कमला देवी अब बूढ़ी हो चली थीं, लेकिन नितिन की देखभाल ने उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। कुछ ही महीनों बाद नितिन ने भी विवाह कर लिया। उसकी पत्नी थी लाली, गांव के एक गरीब मजदूर की बेटी, जिसकी माँ का वर्षों पहले निधन हो गया था। लाली ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसमें आत्मसम्मान, ममता और परिश्रम की सच्ची चमक थी। शादी के बाद लाली और नितिन का जीवन साधारण था, पर संतोष से भर। सुबह जल्दी उठकर खेत जाना, दोपहर में घर लौटकर माँ की सेवा करना और शाम को चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेकना, यही उनका सुख था। अब दोनों भाइयों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चल रही थी। उधर शहर में अजय का रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम धीरे धीरे घाटे में जाने लगा।
जिस पार्टनर पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था वही फर्जी कागजों और धोखाधड़ी में निकला। बैंक का कर्ज चुकता नहीं हो पाया, ऊपर से रिया हर रोज नई नई डिमांड करने लगी। देखो जी, मुझे नए गहने चाहिए। इतने सालों से वही 2 सेट पहनकर बोर हो गई हूँ। सब लोग हंसते हैं कि तुम्हारी बीवी हर फंक्शन में वही झुमके पहनकर आ जाती है। और सुनो, इस हफ्ते पार्लर भी जाना है, बाल कटवाने हैं, फेशियल करवाना है। शादी का सीजन है, अच्छा दिखना तो बनता है ना। अरे हाँ, माँ के घर अगले महीने शादी है, 4 दिन का फंक्शन है। मुझे कम से कम 3 नए ड्रेस चाहिए, एक मेहंदी के लिए, एक संगीत के लिए और एक शादी के दिन। और नई चप्पल भी, पिछली वाली टूट गई है। जरा मेरी भी सुन लो। पिछले 3 महीने से कोई प्रॉपर्टी डील फाइनल नहीं हो रही। कर्ज बढ़ता जा रहा है, ग्राहक आते हैं और बिना बात के लौट जाते हैं। नई साइट में पैसा लगाने के लिए पैसे नहीं हैं और तुम हो कि बस मांग पर मांग किए जा रही हो। हर रोज ये सोचकर निकलता हूँ कि आज कुछ होगा, कोई डील होगी, कुछ कमाई होगी। लेकिन जब शाम को खाली हाथ लौटता हूँ तो तुम्हारी ये गहने, पार्लर और कपड़ों की बातें मेरे दिल को चीर देती हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ दूं, लेकिन इस वक्त मेरी हालत ही ऐसी नहीं है। थोड़ा सा दो, थोड़ा सब्र करो। जब वक्त बदलेगा तो मैं खुद तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आऊंगा। मुझे ये सब नहीं जानना। तुम भूलो मत, मैं सरपंच की बेटी हूँ। मेरे पिता ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। अगर मुझे पता होता कि तुम कंगाल होने वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करती। मेरे लिए बहुत अच्छे रिश्ते आए थे। रिया घर के किसी काम में हाथ तक नहीं लगाती थी। खाना नौकर बनाता, कपड़े धो भी ले जाता। जब पैसे थे तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे नुकसान बढ़ा नौकर भी एक एक करके चले गए। फिर वो दिन भी आया जब बैंक ने अजय का ऑफिस सील कर दिया, गाड़ी जब्त हो गई और मकान नीलाम कर दिया गया। अजय और रिया सड़क पर आ गए। रिया की सूरत से अब सारा श्रृंगार उतर चुका था। जो कभी खेत की मिट्टी से नफरत करती थी, आज उसी मिट्टी पर बैठकर आंसू बहा रही थी। अब हमारा क्या होगा? क्या अब सड़क पर ही जीवन बिताना होगा? हे ऊपर वाले, ये कैसा पति दिया है तूने? इस धूप में मेरी त्वचा खराब हो जाएगी। ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? तुम चिंता मत करो रिया, मैं कुछ न कुछ करूंगा। मैंने अभी हार नहीं मानी है। अजय ने टूटे हुए हौसले से कहा। उधर नितिन धीरे धीरे तरक्की करता जा रहा था। उसने थोड़ी थोड़ी बचत से गांव में एक और छोटा खेत का टुकड़ा खरीद लिया। उसकी फसल अच्छी हो रही थी। लाली हर दिन मेहनत से उसका साथ देती। वह गाय का दूध निकालती, घर का सारा काम करती और माँ के सिर में रोज तेल से मालिश करती। एक दिन गांव के बाजार में अजय लौट आया, पैदल, थका हुआ, चेहरे पर शर्म और आंखों में पीड़ा। उसने देखा कि नितिन अब गांव के सबसे मेहनती किसानों में गिना जाता था। लोग उसके खेत की उपज का उदाहरण देते थे। अजय की छाती में आग जल उठी। तो अब ये हाल है। जो कभी मेरे पीछे पीछे चलता था, आज वही मुझसे आगे निकल गया। यह गंवार मुझसे आगे कैसे निकल सकता है? मेरी बीवी भूखी सोती है और इसकी बीवी दूध दही पर पलती है। देख, उसका घमंड टूट चुका था, लेकिन ईर्ष्या अब भी जिंदा थी। सुनिए जी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं इस तरह घुट घुट कर अपना जीवन नहीं काट सकती। कुछ तो कीजिए। यह कैसी विडंबना है कि वही नितिन और उसकी पत्नी हमसे ज्यादा खुश और संपन्न हो गए हैं। जो कभी हमारे सामने हाथ जोड़ते थे, आज वही हमें नीची निगाहों से देखते हैं। दिन रात उनका ऐशो आराम देखकर मेरा दिल जलता है। कैसे दिन आ गए हैं कि जिन पर कभी हम दया करते थे, आज वही हम पर तरस खाते हैं। नहीं, अब और नहीं। मैं उन्हें हमसे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए, वरना मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। अजय दिन रात बस एक ही बात सोचता रहा, नितिन को नीचे कैसे गिराया जाए। और तभी किस्मत ने एक मौका दिया। माँ कमला देवी का देहांत हो गया। पूरा गांव मातम में डूब गया। नितिन माँ के अंतिम संस्कार में पूरी तरह टूट गया, लेकिन उसने हर रस्म दिल से निभाई। अजय भी वहीं खड़ा था। आंखों में आंसू तो थे, लेकिन दिल में एक और योजना पल रही थी। कुछ दिनों बाद अजय तहसील कार्यालय पहुंचा। वहां एक असरदार दलाल से मिला। उस दलाल का नाम था मक्खन लाल। चालाक, लालची और पैसे के लिए कुछ भी करने वाला। अजय ने जाली दस्तावेज बनवाए। कागजों में लिखा था कि माँ कमला देवी ने मरने से पहले अपनी पूरी संपत्ति सिर्फ अजय के नाम कर दी है। दस्तावेज पूरी तरह नकली थे, लेकिन दिखने में पूरी तरह असली। एक शाम जब नितिन खेत से लौट रहा था तो उसने देखा घर के बाहर 2 आदमी खड़े थे, गांव का पटवारी और चौकीदार। अजय ने सबके सामने कागज लहराते हुए कहा, देख नितिन, ये रहा वसीयतनामा। माँ ने अपने आखिरी दिनों में यह जमीन और मकान मेरे नाम कर दिया था।
ये घर, ये खेत, ये आंगन सब अब कानूनन मेरे हैं, इसलिए तुम्हें ये जगह खाली करनी होगी। भैया, ये तू क्या कह रहा है? माँ ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने तो हमेशा बराबर हक की बात की थी। तू जानता है माँ मुझे कितना प्यार करती थी। वह तुझसे कम मुझे नहीं मानती थी। तू कैसे यकीन दिला सकता है कि उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं बताया? कानून भावनाएं नहीं देखता नितिन, वो सबूत देखता है, और मेरे पास सबूत है। सरकारी मोहर है, गवाहों के दस्तखत हैं। तुझे जो करना है कर ले, पर सच्चाई यही है, अब ये सब मेरा है। भैया, क्या इतना सब कुछ काफी नहीं था? शहर जाने के लिए तुमने पिताजी की आधी जमीन पहले ही बेच दी। मैं तो बस माँ की यादों में जी रहा हूँ। इस मिट्टी में माँ की हंसी गूंजती है। क्या ये भी छीन लेगा तू? नितिन चुपचाप अपनी पत्नी लाली और एक जोड़ी कपड़ों के साथ घर छोड़कर चला गया। वह गांव के दूर कोने में उसी पुराने टूटे फूटे खेत में जा बसा। वही खेत जिसे उसने अपनी मेहनत से सींचा था, जहां एक छोटी सी झोपड़ी थी, एक गाय थी और ढेर सारी उम्मीदें। नितिन ने लाली से कहा, तुम चिंता मत करो, हम फिर से मेहनत करेंगे। अजय ने मुझसे मेरी जमीन छीन ली है, लेकिन मेरा नसीब नहीं छीन सकता। दुख इस बात का है कि मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं फिर खड़ा होऊंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। यह झोपड़ी छोटी है, लेकिन आपका मन बहुत बड़ा है। मेरे लिए यही काफी है कि मेरा पति ईमानदार और अच्छा इंसान है। इस मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ हूँ। हम इस बुरे समय को भी मुस्कुराकर पार कर लेंगे। नितिन फिर से खड़ा हुआ। उसने दोगुनी मेहनत शुरू की। लाली ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उसका साथ दिया, लेकिन अजय एक बात भूल गया था। धोखे की नींव पर खड़ी कोई भी इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती। जिस दलाल मक्खन लाल से उसने वसीयत बनवाई थी, उसे कहा था, पेपर बना दे, बाकी पैसे बाद में दे दूंगा। काम होने के बाद जब मक्खन लाल ने पैसे मांगे तो अजय टाल मटोल करने लगा। अभी पैसे नहीं है, थोड़ा वक्त दे, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, बाद में ले लेना। अजय, 2 महीने हो चुके हैं। मैं जानता हूं तेरे पास पैसे हैं। तू बहाना क्यों बना रहा है? मेरे पैसे दे दे अजय। और वैसे भी तुझ जैसे इंसान पर भरोसा करना मुश्किल है। तूने अपने सगे भाई को नहीं छोड़ा, तो मैं क्या चीज हूं? चुपचाप आज शाम तक मेरे पैसे वापस दे देना, इसी में तेरी भलाई है। धमकी देता है मुझे? तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। तू ही क्या उखाड़ लेगा मेरा? जो करना है कर ले, अब नहीं देता तेरे पैसे, निकल यहां से। कुछ दिनों बाद गांव की चौपाल में पंचों की सभा बुलाई गई, क्योंकि गांव में जमीन और वसीयत को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। अजय सबसे पहले चौपाल पहुंचा, अपने झूठ को सच का जामा पहनाने के लिए। चेहरे पर बनावटी आत्मविश्वास, सीने में घमंड। वह सोच रहा था, आज सब मेरे पक्ष में होगा। लेकिन तभी चौपाल में एक आवाज गूंजी, रुको। मक्खन लाल वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में कागजों का एक मोटा पुलिंदा था। सीधे पंचायत के बीच खड़ा होकर उसने कहा, आज मैं सच बताने आया हूँ। इन कागजों पर जो दस्तखत हैं, वो माँ कमला देवी के नहीं हैं। मैंने खुद अजय के कहने पर यह वसीयत तैयार की थी, और बदले में जो पैसे उसने मुझे देने का वादा किया था, वो भी नहीं दिए। आज मैं अपने अपराध की सजा भुगतने आया हूँ, लेकिन साथ ही इस आदमी का असली चेहरा भी दिखाने आया हूँ, जिसने अपने ही सगे भाई नितिन से छल किया। पूरा गांव जैसे पत्थर का हो गया। अजय की बोलती बंद, चेहरा पीला पड़ गया, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन शर्म से नहीं, डर से। पंचायत के मुखिया भारी आवाज में बोले, अजय, तूने सिर्फ अपने भाई को नहीं ठगा, तूने अपनी माँ की आत्मा को भी अपमानित किया है। क्या तुझे एक पल के लिए भी अपने भाई पर तरस नहीं आया? तेरे हाथ नहीं कांपे? जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, उसी माँ के नाम पर तूने झूठे कागज बनवाए। तेरे हाथ नहीं कांपे अजय? और अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। पंचायत ने फैसला सुनाया। पूरा गांव सच का गवाह बन चुका था। अजय ने अपने जीवन में पहली बार सबके सामने सिर झुकाया। ना कोई बहाना, ना कोई तर्क। उसका झूठ, उसका घमंड और उसका स्वार्थ सबके सामने नंगा हो चुका था। वह चुपचाप चौपाल से उठा और गांव छोड़कर निकल गया। धूल भरे रास्तों पर चलता हुआ अब वह हर गांव में काम मांगता फिरता है। कभी मजदूरी करता है तो कभी भूखा सो जाता है। कोई उसे टिकाकर काम नहीं देता, क्योंकि उसकी बदनामी उससे पहले चलती है। अब उसकी आंखों में ना स्वाभिमान है, ना ईर्ष्या, सिर्फ पछतावा और टूटापन। उधर नितिन को अपना घर और जमीन वापस मिल गई, लेकिन उसके दिल में अब भी नफरत नहीं, करुणा थी। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, मेरे भाई को सही रास्ता दिखाना।
उसके मन का अंधकार मिटा देना, उसे मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझाना। शायद समय ने उसे अपना सबक सिखा दिया है। अब तू ही उसकी मदद करना। लाली ने नितिन का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, शायद इसी का नाम है असली अमीरी। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। कहानी का अंतिम संदेश, जो दूसरों को धोखा देता है, समय उसे ऐसा धोता है कि पहचान तक मिट जाती है, और जो सहन करता है, मेहनत करता है, ईमानदारी से जीता है, वह एक दिन समय के ताज पर राज करता है। आपको क्या लगता है, कौन सा किरदार सबसे ज्यादा प्रभावशाली था? कमेंट में जरूर बताइए।